नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। आज पूरे भारत के लिए गौरव का दिन है, सुकून और उत्सव की घड़ी है। करीब 425 घंटे तक अंतरिक्ष में रहकर भारत के लाल शुभांशु शुक्ला सकुशल लौट आए हैं। पूरा देश आज टकटकी लगाकर टीवी पर शुभांशु के वापस आने की तस्वीरें देख रहा था। भगवान से दुआ कर रहा था कि सब कुछ सही हो। सबकी प्रार्थना कबूल हुई। भारत का बेटा अंतरिक्ष के सफल मिशन से वापस आ गया है। अब आगे क्या होगा? शुभांशु को सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? अपनी मां के सीने से कब लगेंगे शुभांशु? और अगली गगनयान की तैयारी के लिए कितने दिन बच गए हैं? आज देश को गर्व से भर देने वाली खबर जनहित की हमारी कवर स्टोरी है, जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब हम विस्तार से आप तक पहुंचाने वाले हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। पूरे देश को गर्व और रोमांच से भर देने वाला दिन है आज, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस में 18 दिन रहने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। धरती पर शुभ चरण पड़ने की यह पहली तस्वीर है जब शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकले। पूरे देश की आंखें यहीं पर टिकी हुई थीं। कैप्सूल से निकलने के बाद शुभांशु खड़े होकर आगे बढ़े, हाथ हिलाकर 140 करोड़ भारतीयों की खुशी प्रकट की। मुस्कुराकर कहना चाहा कि मैं अनंत गगन को छूकर वापस आ गया हूं। उनकी बाह पर तिरंगा बता रहा था कि भारत ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ दिया है। और अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की रोमांच, रहस्य और जोखिम से भरी रिटर्न जर्नी देखें, जो कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुरू हुई थी और पूरे 22 घंटे के बाद आज अमेरिका में कैलिफोर्निया के समुद्र में स्प्लैश डाउन यानी कि पानी में उतरने के बाद पूरी हो गई। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये रिटर्न जर्नी भारतीय समय से कल शाम 4:45 पर शुरू हुई थी, जब शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर एक्सियोम का ड्रैगन कैप्सूल ISS से अनडॉक हुआ। आज दोपहर 2:26 पर ड्रैगन के डी ऑर्बिट बर्न की प्रोसेस शुरू हुई, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से पहले इसने वजन हल्का करने और ईंधन बचाने के लिए अपने ट्रंक गिरा दिए। इस समय तक ड्रैगन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। 2:30 पर ड्रैगन ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री ले ली। हीट शील्ड का चौड़ा वाला हिस्सा नीचे और संकरा नोज ऊपर आ गया। ड्रैगन की गति घटकर 560 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। यह सबसे कठिन चरण होता है जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल भीषण गर्मी पैदा करता है। 2:57 पर यानी स्प्लैश डाउन से 4 मिनट पहले ड्रैगन के 2 ड्रोग पैराशूट खुल गए और इसकी रफ्तार घटकर 190 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तब ड्रैगन पृथ्वी से 5.5 किलोमीटर ऊपर था। ड्रॉग पैराशूट ने अंतरिक्ष यान को स्थिर किया। फिर आया 2:58 का वक्त, जब स्प्लैश डाउन से 3 मिनट पहले ड्रैगन के चारों मुख्य पैराशूट खुल गए और यह अंतरिक्ष यान की रफ्तार को और धीमा करके 27 किलोमीटर प्रति घंटे पर ले आया। इस वक्त अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर 3:01 पर यानी ठीक 2 मिनट के बाद ड्रैगन के ग्रेस कैप्सूल ने कैलिफोर्निया के समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। मौसम साफ था, समुद्र शांत था, फास्ट बोट्स तैयार थीं। ड्रैगन कैप्सूल को खींचकर रिकवरी शिप पर लाने के लिए चल पड़ी। ड्रैगन को रिकवरी शिप पर रखने और सेफ्टी चेक में 49 मिनट लगे और फिर उसका साइड हैच खोला गया तो सबसे पहले मिशन की कमांडर 66 साल की पैगी विट्सन बाहर निकली। फिर 3:50 पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बाहर आए। उन्हें देखकर पूरा का पूरा भारत रोमांचित हो गया। अंतरिक्ष में दूसरी बार कोई तिरंगा लहरा कर लौटा है। जो जहां से देख रहा था वो वहीं पर शुभांशु शुक्ला को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा था। अंतरिक्ष को छूने की इस यात्रा में न सिर्फ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक यात्री थे, बल्कि उनके साथ पूरा भारत इस सफर पर था। जैसे उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए पूरे देश ने प्रार्थनाएं की थी, वैसे ही उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए भी प्रार्थना की गई। खुशी और गौरव के क्षणों का एक रील दिखाते हैं आपको।
बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों का मतलब आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और मिशन पूरा हुआ, उसके लिए सबको हम आभार प्रकट करते हैं। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft, and some big smiles, as you said. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मोमेंट इट्स वन इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग। शुभांशु शुक्ला ने आज भारत मां को गर्व से भर दिया, भारत की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। लेकिन जिस मां के आंचल को पकड़कर शुभांशु ने धरती पर चलना शुरू किया होगा, आज उनकी खास तस्वीरें आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी हैं। शुभांशु अंतरिक्ष की ऊंचाई छूकर लौटे। जब से धरती पर वापसी की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से ग्रुप कैप्टन शुभांशु की मां आशा शुक्ला एक टक निगाहें स्क्रीन की ओर करके बेटे की एक झलक के इंतजार में थी। आशा शुक्ला के चेहरे पर आज कई बार चिंता दिखी तो कई बार भावुकता। आंखों में रह रहकर आज आने वाले आंसुओं का सैलाब कई बार सब्र के बांध तोड़ रहा था, तो कई बार ये सोचकर चेहरा गर्व से भर भी उठता कि बेटे ने इतिहास रचा है। डबडबाई आंखें कई हजार किलोमीटर दूर अपने बेटे को कितना दुलार रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात को समझ सकते हैं। जब ड्रैगन ने सुरक्षित स्प्लैश डाउन कर लिया, तभी उनका मन जाकर शांत हुआ और बेटे की सुरक्षित वापसी की उनकी प्रार्थनाएं आंसुओं में बदल गई। ये मां की खुशी के आंसू थे। मां के मन की यही दशा 25 जून को भी थी, जब शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। उस दिन भी मां का मन अपने बेटे की सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना कर रहा था। एयरफोर्स में शुभांशु का फ्लाइट एक्सपीरियंस भले ही 2000 घंटे का हो, पर मां को पता था कि ये उनके बेटे की सबसे कठिन उड़ान है और मां के लिए एक एक पल कई सालों के बराबर रहा। धरती पर बैठकर अंतरिक्ष के बारे में सोचना, ये सोचना कि तारों की दुनिया कैसी होती होगी, पास से दिखता कैसा होगा नजारा, ये सोचकर कई बार रोमांच से हम सब भर जाते हैं तो कई बार आश्चर्यचकित भी होते हैं। लेकिन शुभांशु शुक्ला इन तारों की दुनिया में रहने के बाद धरती पर लौट कर आए हैं। शुभांशु अंतरिक्ष में 433 घंटे तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। ISS 26,500 किलोमीटर की रफ्तार से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। शुभांशु ने 18 दिन में पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। 18 दिन में ISS पर उन्होंने पृथ्वी की 1.22 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है। शुभांशु ने 288 बार पृथ्वी की परिक्रमा की तो हर दिन में 16-16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त को होते देखा, जिसकी हम धरती पर रहकर कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने तारों और ग्रहों की दुनिया को बेहद करीब से देखा, महसूस किया है। वो दुनिया जिसके बारे में मैंने और आप में से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची, वो तस्वीरें जिनके लिए हम सैटेलाइट पर निर्भर रहते हैं। ये तस्वीरें शुभांशु ने अपने कैमरे से वहां पर क्लिक की थीं। एक नहीं, कई कई तस्वीरें। शुभांशु अंतरिक्ष में खाने पीने का सामान लेकर साथ गए थे। गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, आम का रस खास तौर पर वो अपने साथ लेकर गए थे। 10 जुलाई को अंतरिक्ष में बाकी साथियों के साथ शुभांशु पार्टी करते भी दिखे। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने हैं। जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पका हुआ पैक्ड खाना अपने साथ लेकर जाते हैं, वही खाना वहां पर खाते हैं। शुभांशु ने इस मिशन के दौरान मीठी ब्रेड, गाढ़ा दूध, हलवा, केचप, सूखे फल, नूडल्स, बिस्किट, स्नैक्स, सूप, जूस, यही खाया पिया। असल में अंतरिक्ष में भोजन वही होता है जो यहां धरती पर होता है, बस उसे रखने का तरीका अलग होता है। अब जबकि शुभांशु धरती पर वापस आ चुके हैं तो उनके खाने पीने में विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की वजह से पेट की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में भारी प्रकृति का भोजन शरीर का संतुलन बिगाड़ सकता है। लिहाजा कैप्सूल से निकलते ही उन्हें ORS का ड्रिंक दिया गया। लैंडिंग के 2 घंटे बाद सूप और फल का जूस दिया गया। मेडिकल चेकअप में अगर सब कुछ सामान्य पाया गया तो 24 घंटे के बाद उन्हें सामान्य भोजन थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। यह प्रोटोकॉल शरीर की रिकवरी और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। शुभांशु महीनों से इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पर थे।
परिवार से दूर रहकर उन्होंने इस मिशन के लिए मेहनत की, त्याग किया, तपस्या की, अपनी भावनाओं पर काबू रखा। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए उनकी 2 बार परिवार के लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन अंतरिक्ष में जाने की तैयारी की वजह से वो लंबे वक्त से परिवार से नहीं मिल पाए। ऐसी जानकारी है कि शुभांशु 15 अगस्त के आसपास भारत लौटेंगे। उसी दौरान माता पिता और परिवार से उनकी मुलाकात हो पाएगी। हालांकि इसमें भी अभी पूरे 1 महीने यानी 744 घंटे का वक्त बाकी है, जिसका हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत लौटने के बाद शुभांशु को घर पर रहने का और मां के हाथ का खाना खाने का कितना वक्त मिलेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब मिशन गगनयान की तैयारी भी हमें तेज करनी है। शुभांशु की धरती पर वापसी के जश्न में पूरे भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। शुभांशु का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये यात्रा हमारे मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। माना जा रहा है शुभांशु के लौटने के साथ ही भारत के मिशन गगनयान का फास्ट राउंड शुरू हो गया है। शुभांशु उन 4 पायलट में से एक हैं जिन्हें गगन यात्री के तौर पर पहले ही चुना जा चुका है और उनकी स्पेस ट्रेनिंग भी बाकायदा चल रही थी। गगनयान भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस मिशन की कुल लागत 20,193 करोड़ रुपए है। इसके लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में ट्रेनिंग दी गई है। मिशन गगनयान में ये मानव रहित और मानव युक्त दोनों ही मिशन शामिल हैं। भारत का प्लान 2027 में अंतरिक्ष में पहली मानव उड़ान भेजने का है। भारत का मिशन 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने का भी है और इसी में अगला प्लान 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव मिशन भेजने का है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के एक्सियोम मिशन के तहत आईएसएस पर जाने को इसी गगनयान मिशन की रिहर्सल भी माना जा रहा है, जो कि बेहद कामयाब रही। विंग कमांडर राकेश शर्मा के 41 साल के बाद किसी ने अंतरिक्ष से झांक कर कहा कि भारत तब भी सारे जहां से अच्छा था और अब भी सारे जहां से अच्छा है। तो 15 अगस्त का हम सभी को इंतजार रहेगा, जब शुभांशु शुक्ला की घर वापसी होगी। पलक पावड़े बिछाकर 140 करोड़ का पूरा देश उन तस्वीरों को अपने जेहन में यकीनन कैद करना चाहेगा और इसी के साथ जो पंख उन्होंने लगाए हैं गगनयान के लिए, उसमें हम बड़ी कामयाबी हासिल करें। इसी उम्मीद के साथ जनहित की अगली खबर का हम सीधे रुख कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि शुभांशु शुक्ला की आज की वो तस्वीरें जो बार बार भावुकता से भर देती हैं, वो उनके परिवार के सामने आई। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास थी, क्योंकि जैसे ही वो लौटे, एक बार सुनते हैं उस समय जो बातें कही जा रही थी, वो हिंदुस्तान के दिल की धड़कनें भी कितनी बढ़ा रही थी। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए और उस ऑडियो को भी आप सुनिए, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft. And some big smiles, as you said. India reached a major milestone for the nation. शुभांशु शुक्ला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी वापसी हुई, उस समय की ये तस्वीरें हैं और यकीनन ये तस्वीरें उस समय और उत्साह से भर गईं जब वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। शुभांशु शुक्ला की ये पहली तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुभांशु से जुड़ी हुई जितनी और खबरें रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि देश के इस बेटे ने हम सभी को नाज करने का, फख्र करने का, गर्व करने का मौका दिया है। जनहित में अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ और बात करेंगे उस रार की जो बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा पर मची है। बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं में से 86% ने गणना फॉर्म भर दिए हैं। इस तरह से इन लोगों ने अपनी ओर से मतदाता होने की औपचारिकता निभा दी है, लेकिन अब तक 35 लाख मतदाता ऐसे भी रहे जिनकी ओर से गणना फॉर्म नहीं भरे गए और इसी के साथ इतना तय है कि बिहार की मतदाता सूची से कम करीब 35 लाख लोगों के नाम कटने तय हो गए हैं। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन या यूं कहें कि मतदाता सूची की साफ सफाई का अभियान जारी है। इसकी समय सीमा खत्म होने में अब 10 दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे पहले स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सवाल यह भी है कि अभी हिसाब से
अगर देखा जाए तो इतने लोगों के नाम कटेंगे तो फिर किसके वोट घटेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जिन लोगों के नाम कटेंगे, क्या वो अब तक फर्जी तरीके से वोट दे रहे थे? ऐसे आरोपों में कितना दम है? जनहित में इसकी पड़ताल आपके सामने हम रखने वाले हैं। बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 के गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। इसी तरह से 86% से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, जबकि 4.5% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने हैं। अभी बाकी बचे 9% लोगों के फॉर्म आने बाकी हैं। करीब 1 लाख BLO घर घर जाकर इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर्स के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वो शिद्दत से निभा भी रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध भी वही झेल रहे हैं। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने तो BLO को लेकर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर इस तरीके से करेगा, यहाँ पे बिहार है, बकसने वाला नहीं है, यहाँ दंगल होगा। और ये इसका जवाबदेही जो है ना, वो चुनाव आयोग भारत सरकार का ही है, सरकार का है कि बिहार में अगर इसके, क्योंकि बिहार ही जो है ना, ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। आप अभी मान लीजिए कि कोई BLO के पास पेपर जमा हो रहा है, आप मना भी नहीं कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, वो जमा इजीली आप पेपर ले रहे हैं और कल जाके उसका नाम अगर छांट दीजिएगा, वो आदमी BLO के घर पे चला जाएगा, BLO के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, उनसे लड़ेंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जरा सोचिए, एक नेता अपनी सियासत को चमकाने के लिए BLO के घर पर आग लगाने तक की बात कह रहा है, अनर्थ हो जाने की बात कहता है, सब कुछ सियासत के लिए। मुकेश सहनी की बातों से सियासी आग लग भी गई। आलम यह है कि सहनी के सहयोगी पल्ला झाड़ने में जुटे तो विरोधी हमलावर हैं। वो आदमी BLO के घर पे चला जाएगा, BLO के साथ गलत करेगा, उनके घर जला देंगे, बहुत सारा चीज हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। संविधान विरोधी मानसिकता के अराजकता उत्पन्न करने वाले लोग की ये भाषा कहीं न कहीं राष्ट्र के हित में नहीं है। ये लोग गुंडा राज स्थापित करने वाले लोग हैं। श्री मुकेश सहनी जी ने किस संदर्भ में क्या कहा है, हमने अभी नहीं देखा है। सब जगह से ये खबरें आ रही है कि गड़बड़ हो रहा है। अगर कोई गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित करता है, ये भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति को भी कोई छू नहीं सकता और फिर घर जलाने की बात करने वाले ये लोग को इतना साहस कैसे हो गया? अच्छे काम के लिए लगाए गए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए हैं, फिर इनको आपत्ति किस बात का है? ये तो कभी स्पष्ट नहीं ये लोग कर रहे हैं। अब लौट आते हैं उस आंकड़े पर जो बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। ये नंबर है 35 लाख। कल चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची समीक्षा का अपडेट दिया गया। इसमें अब तक 1.59% वोटर मृत पाए गए हैं, यानी करीब 12.5 लाख वोटर अब इस दुनिया में नहीं है। 2.2% स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, यानी 17,35,000 के आसपास लोग हमेशा के लिए पलायन कर चुके हैं। जबकि 0.73% लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर मिले। मतलब यह है कि करीब 5,75,000 लोगों के नाम 2 जगहों की मतदाता सूची में पाए गए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिनका निधन हो गया या फिर जो बिहार से हमेशा के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गए हैं या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं, उनके नाम कटने ही चाहिए। लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। इस पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने कैसे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, सुनिए। सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना। क्या आप लगातार मना करते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है तो ठीक कीजिए। 3 महीने में कैसे आप ठीक कर देंगे? 14 करोड़ जनगणना नहीं हुई है। जनगणना अगर होगी तो बिहार का पॉपुलेशन अब 13 करोड़ नहीं, कम से कम 14 करोड़ हो गया होगा। 14 करोड़ लोगों के बीच में
कौन मतदाता हैं, कौन ऑथेंटिक हैं, कौन ऑथेंटिक नहीं है, किनका नाम 2 जगह पे है, किनका नाम 1 जगह पे है, कौन मर गए, कौन जिंदा हैं, किनका जुड़ना चाहिए, कितना कटना चाहिए, ये 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? तो कन्हैया कुमार का कहना है कि जिन 35 लाख लोगों के नाम कटेंगे, उन्होंने फर्जी तरीके से बीते 3 लोकसभा और बिहार की 4 विधानसभा चुनाव में वोट डाले। अब ये कोई कैसे कह सकता है कि जिनके नाम कटेंगे उन सब ने पिछले चुनावों में वोट डाले ही होंगे? अब तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे उनकी तादाद सिर्फ 4.5% है, जबकि करीब 86% से ज्यादा लोगों की गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो बिहार में पिछले कम से कम 4 चुनावों में हुए मतदान से काफी ज्यादा हैं। अब जरा बीते 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बिहार में मतदान का हिसाब देखिए तो 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां कुल मतदान 56.66% था, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 56.93% लोगों ने वोट डाले। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 57.33% मतदान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 56.28% था। ऐसे में सवाल समझ से परे है कि जिन लोगों के नाम कटेंगे उन सब ने पिछले चुनावों में वोट डाले ही होंगे। अब आरोप हैं, आरोपों का क्या किया जा सकता है? महागठबंधन की ओर से किसी का यह कहना है कि जिंदा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो कोई इसे पिछड़ों के वोट काटने की साजिश करार दे रहा है। जिंदा रहते हुए भी लोगों का नाम काटा जा रहा है। पूरे बिहार में मतदाताओं के भीतर खलबली मच गया कि किन किन लोगों को बलि लिया जाएगा। जो गलत ढंग से लोग हैं उनको हटाने में क्या परेशानी है? ये लोग घुसपैठिए के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो होने नहीं देंगे हम लोग, न चुनाव आयोग होने देगा। चुनाव आयोग बीजेपी का फ्रंटल बन चुका है। चुनाव आयोग चोरी करना चाहता है मैंडेट, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए और वैसी ही कुछ कवायद वो बिहार में कर रहे हैं। हम संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। माननीय न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, जो भी निर्णय लेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। जनहित में मैंने कल ही आपको बताया था कि पत्रकारिता में सूत्र की अहमियत कितनी बड़ी और गहरी होती है, लेकिन बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को न जाने क्यों इस शब्द से इतनी एलर्जी हो गई है कि वो बार बार अपने ओहदे की लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कैसे पत्रकारों के सूत्र पर शंका जताते हुए मर्यादा तोड़ी है, आपको दिखाते हैं। अब बोलता है कि नेपाल का आदमी आ गया, बांग्लादेश का आदमी आ गया, म्यांमार का आदमी आ गया। हाँ, 2003 के बाद से अब याद आया। वही विदेशी लोग के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब कहा थे। और आप लोगों को बता दें, ये लोग केवल सूत्र के हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाते हैं सूत्र का नाम जोड़ करके। हमने कहा कि ये जो सूत्र है हम इसको मूत्र समझते हैं। तो तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र करार देने में आमादा हैं और जगह जगह जाकर तमाम दूसरे मुद्दों को दरकिनार कर सबसे ज्यादा फोकस उनका इसी शब्द पर आ गया है। तेजस्वी आज सुपौल में थे, यहां उन्होंने एक नया चुनावी नारा भी दिया। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे। तेजस्वी की सभा शुरू होने से पहले तेज बारिश भी हो गई। इस दौरान पंडाल से बाहर खड़े लोग भीगने से बचने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां को ही छाते के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए थे। अभी 9 जुलाई को पटना में बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के ट्रक वाले मंच पर चढ़ने से सांसद पप्पू यादव को रोक दिया गया था। यह खबर हमने दिखाई थी प्रमुखता से। इस घटना को लेकर बिहार की सियासत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने पप्पू यादव से सहानुभूति दिखाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए थे। माना यह गया कि तेजस्वी ने पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने स्कोर बराबर कर लिया है। हुआ दरअसल यह है कि सोमवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बुलाया था। पप्पू शामिल हुए। घंटों चली बैठक के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात की और तभी उन्होंने सीएम फेस को लेकर जो बयान दिया उससे आरजेडी के नेता बेचैन हो उठे हैं। पप्पू यादव ने क्या बयान दिया है,
पहले वो सुनाते हैं आपको। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है, तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी है, अशोक राम जी हमारे लीडर है। दरअसल पप्पू यादव नाम राजेश राम का लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए, इसीलिए बार बार वो अशोक राम कहने लगे थे। नाम में थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो गया। दरअसल बिहार में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस के लिए पप्पू यादव ने 2 नाम आगे किए हैं। पहला नाम राजेश कुमार का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरा नाम तारिक अनवर का, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। यानी एक दलित नेता दूसरे मुस्लिम नेता का नाम पप्पू यादव ने आगे करके तेजस्वी यादव की राह में कांटे बिछाने की कोशिश की है। वैसे हर कोई ये जानता है कि बिहार के महागठबंधन में लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं और उनकी ओर से तेजस्वी यादव सीएम प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने 5 मीटिंग के बाद भी ग्रीन सिग्नल अब तक नहीं दिया है। अब उल्टा पप्पू यादव ने कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी मंथन के बाद 2 चेहरों को जवाब के तौर पर पेश कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये पप्पू का सियासी बदलापुर है? कि बिहार चुनाव में श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, और नेतृत्वकर्ता भी हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी में कौन साथ हैं कौन नहीं है, इससे क्या मतलब है? तरह का बयान कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया है। कोई व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति अपने निजी हैसियत से जो बयान दिए हैं, उस बयान को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई नोटिस नहीं लेता है और इस तरह के बयान का कोई प्रतिकार करने की जरूरत नहीं समझता राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन। अब आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया बता रही है कि पार्टी के अंदर पप्पू के बयान ने कितनी बेचैनी बढ़ा दी है। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि राजनीतिक रूप से पप्पू यादव को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। पप्पू की लालू परिवार और तेजस्वी से क्यों नहीं पड़ती? क्यों कहा जाता है कि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते? इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले पप्पू की पॉलिटिक्स को समझ लीजिए, जिन्होंने 2 ऐसे नामों को आगे किया है जो महागठबंधन खासकर आरजेडी के वोट बैंक माने जाते हैं। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो मुस्लिमों की संख्या 18% है। यादव वोटरों की आबादी बिहार में 14%। दलित में रविदास जाति के वोटर 5.2% हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 83% यादवों ने महागठबंधन को वोट किया था, जबकि 76% मुस्लिम और 34% रविदास के वोट महागठबंधन को मिले थे। यानी एनडीए की तुलना में तीनों समुदाय के सबसे ज्यादा वोट इसी गठबंधन के खाते में गए। इस बार के चुनाव में मुसलमान वोटों के कई दावेदार हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने दलित और मुस्लिम सीएम का दांव चलकर एक तरीके से लालू परिवार को फंसा तो दिया ही है। सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम वोट बैंक पर लालू की आरजेडी के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम की भी नजर है। अभी 9 जुलाई को जब पटना में राहुल और तेजस्वी ट्रक पर खड़े होकर मोर्चा निकाल रहे थे, तब पहली कतार में किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं दी गई थी। इस बात को लेकर भी मुस्लिम वोटरों में नाराजगी की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में मुस्लिम सीएम का चेहरा उछालकर पप्पू यादव ने लालू परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। साथ ही पप्पू यादव ने सीट बंटवारे के लिए स्ट्राइक रेट को आधार बनाने की मांग करके तेजस्वी पर डबल अटैक किया है। कौन कहा स्टेज पर? भैया हमको स्टेज पर चढ़ना ही नहीं था। हम तो अपने हीरो हैं दुनिया के, हमें किसी की जरूरत नहीं है सर। बस राहुल गांधी जी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है और मैं वैचारिक आदमी हूँ और कांग्रेस की विचारधारा ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कोई इस देश के ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बीइंग को बचा सकता है तो राहुल गांधी में वो ताकत है। जिसका स्ट्राइक रेट मजबूत हो उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए और कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, गालिब कभी कह कर गए थे, अब पप्पू यादव और क्या बोल सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है हमारे लिए जनहित स्पेशल का। सावन माह के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। बड़ी संख्या में भोले के भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पूरे कांवड़ रूट पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कांवड़ियों में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व शामिल हैं जो आस्था की इस यात्रा को बदनाम कर रहे हैं।
हाईवे किया हाईजैक। बीच सड़क पर काटा बवाल। वाहनों में तोड़फोड़, श्रद्धालुओं से मारपीट। तस्वीरें कांवड़ सीजन में विवादों का एपिसेंटर बन चुकी नारसन की है। उत्तराखंड की सीमा पर मौजूद नारसन में कांवड़ियों के उत्पात की नई किस्त सामने आई है। हरिद्वार की तरफ से एक ऑटो आती दिख रही है। कांवड़ियों की भीड़ उस ऑटो की तरफ दौड़ती है, उसे रोकती है, ऑटो में सवार श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगती है। जिनकी पिटाई इन कांवड़ियों ने की है, वो भी हरिद्वार से कांवड़ लेकर ही लौट रहे थे। उनकी गलती इतनी थी कि वो वाहन से चला रहे थे। घर से बोल के आते पद यात्रा पे जा रहे हैं और यहाँ से नंदी पकड़ के घर जाते, फिर कहते हैं हम इतना चल लाए, इतना हैवी लाया है। अच्छी बात है, हम भी तो लेके जा रहे हैं। हम 15 लीटर लाया था, मैं 15 लीटर की सोच के लाया था, वो 27 लीटर हो गया। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कंधे टूटे पड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए आप लोग टेम्पो को इसलिए रोक रहे हैं। हाईवे पर मॉरल पुलिसिंग कर रही कांवड़ियों की भीड़ को ये नागवार गुजरा। ऐसा करने वाले हर कांवड़िए को पीटने और वाहन तोड़ने की धमकी देने लगे। आप लोगों ने जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? कौन सी गाड़ी रोक रहे हैं हम? जैसे अभी मतलब ये लोग रिक्शे से आए थे। हाँ। रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो ये रिक्शे में बस में जाते हैं। और मेरे भाई सुनो, जिसकी गाड़ी में दिखेगा बैठता हुआ वो भी पिटेगा, उसकी गाड़ी भी आग लगेगी। इसके बाद कांवड़ लेकर लौट रहे हर वाहन को उपद्रवी कांवड़ियों ने रोका, अभद्र टिप्पणियां की। कोई इनके हत्थे चढ़ जाता है तो उसे वाहन से उतारकर उसके साथ बदसलूकी करते। देखिए किस तरह इस श्रद्धालु से बीच सड़क पर उठक बैठक लगवाई जा रही है। अब उठक बैठक करवाई जाए तो ये स्थिति इस वक्त है यहाँ पर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर के अंदर उत्तराखंड की तरफ। ये जो सारी स्थिति दिखा रहे, ये उत्तराखंड के भीतर की ये सड़क है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, उत्तराखंड सरकार के ऊपर, कि जो लगातार ये दावा करता है कि वो सकुशल कांवड़ को आयोजित करवा रहा है, सारी चीजें वो सकुशल कर रहा है, तो ये सकुशलता है। जहाँ पर कांवड़ियों की ये मॉरल पुलिसिंग चल रही है, वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है। कांवड़ी बेखौफ होकर हुड़दंग मचा रही है, श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है, जबकि ये उत्तराखंड की सीमा है। बम बम भोले की नारेबाजी की आड़ में जमकर गुंडई हो रही है। वैन की छत पर एक श्रद्धालु बैठा था जो हरिद्वार से कांवड़ का जल ला रहा था। उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ वैन पर चढ़ गई, वैन में तोड़फोड़ मचाने लगी, जबकि अंदर महिला यात्री भी मौजूद थे। गाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, डंडे मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, कुछ लोग रोक रहे हैं। महिलाएं बैठी हैं अंदर, देखिए आप, महिलाएं बैठी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर कांच गिरी पड़ी है। जिनके साथ आस्था के नाम पर ये गुंडई हो रही है वो भी श्रद्धालु हैं। हर कोई अपनी क्षमता और श्रद्धा के हिसाब से कांवड़ लेकर जा रहा है। उपद्रवी कांवड़ियों को सड़क पर मारपीट का अधिकार किसने दिया? कुछ उपद्रवी कांवड़ियों की हरकतें कांवड़ जैसे पवित्र यात्रा को भी बदनाम कर रही है। एक तरफ कांवड़ियों ने उत्पात मचा रखा है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए कैसे पकड़े जा रहे हैं फरेबी बाबा, अब वो दिखाते हैं। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। भगवा अंगवस्त्र
और साधु के वेश में ये ढोंगी ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में धरे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद से उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं की धरपकड़ तेज है। इस अभियान की सबसे ज्यादा झलक धर्म नगरी हरिद्वार में दिखाई दे रही। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस चप्पे चप्पे पर बाबाओं के पहचान पत्र चेक कर रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस जो ढोंगी बाबा हैं, जो बहरूपिये हैं, उनकी छानबीन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, उनके दस्तावेज को खंगाल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु और फकीर के बेस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में ये बहरूपिये बाबा न सिर्फ पैसों की उगाही करते हैं, बल्कि धर्मांतरण, चोरी, ठगी, छेड़खानी जैसे अपराधों में लिप्त रहते हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 1250 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 182 से ज्यादा वेश बदल कर रहने वाले बाबाओं को जेल भेजा जा चुका है। पहचान पत्र के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस ने बहरूपिये बाबाओं की धरपकड़ के लिए एक नायाब तरीका भी अपनाया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस बहरूपिये बाबाओं से हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र सुनती है। अगर बाबा सुना देते हैं तो उनके दस्तावेज चेक कर उन्हें छोड़ देती है। अगर बाबा हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र नहीं सुना पाते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, उनका सत्यापन कराया जाता है। और अगर सत्यापन में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के इस रैकेट के इंटरनेशनल तार भी जुड़े हुए हैं। राजधानी देहरादून से पुलिस ने कई फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। इनमें से एक बांग्लादेशी भी है जो धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान को सनातनी धर्मगुरुओं और जनता का जमकर समर्थन मिल रहा है। इससे पहले सीएम धामी लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी अभियान छेड़ चुके हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने का कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा। तो साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन की जरूरत है जो तथाकथित कांवड़िए बनकर लगातार सड़क पर उपद्रव कर रहे हैं और सनातन धर्म को, जो वास्तव में बहुत जेन्युइन कांवड़िए हैं, जो आस्था के नजरिए से जा रहे हैं भोलेनाथ के दरबार पर, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब कार और रफ्तार प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज भारत की कार मार्केट में बहुत तेज हलचल रही। एलन मस्क की टेस्ला कार मायानगरी पहुंच गई है। कंपनी ने दुनिया में धूम मचाने वाली इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई को पहली बार भारत में उतारा है। लेकिन कार बाजार में नंबर 1 बनने की रेस टेस्ला के लिए आसान नहीं रहने वाली है। वजह क्या है, आप खुद देखिए। एलन मस्क आज खुशी से ऐसे ही झूम रहे होंगे क्योंकि आज उनकी टेस्ला कार भारत के शोरूम में पहुंच गई है। मायानगरी मुंबई से मस्क को उम्मीद है कि यहां से उनकी टेस्ला भारतीय बाजार में कड़ी टक्कर देगी। मुंबई में टेस्ला के पहले शोरूम का शुभारंभ हो गया है। मॉडल वाई की चमक सभी को आकर्षित कर रही है। ये टेस्ला मॉडल वाई है जिसमें मैं बैठी हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर, और स्क्रीन पर, क्योंकि ड्राइवरलेस कार का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो जब स्क्रीन पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं, सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी लॉक है नहीं है। तो ये जो पूरा पैनोरामिक सनरूफ है वो यहाँ पर बनाया गया है। मॉडल वाई 2023-24 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। फिलहाल भारत में मॉडल वाई के 2 वेरिएंट ही लॉन्च किए गए हैं, रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव, जबकि ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑन व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी मौजूद है। चीन के शंघाई फैक्ट्री से 5 पूरी तरह से निर्मित मॉडल वाई को लेकर टेस्ला का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इस कार में सेफ्टी के लिए 8 एयर बैग्स भी हैं, जबकि लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स भी टेस्ला की कार में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी टेस्ला के भारत पहुंचने पर बेहद उत्साहित हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज
ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। खास बात यह है कि ये कार अमेरिका से दोगुने दामों पर भारत में बिक रही है। 32 लाख वाली टेस्ला ईवी भारत में 60 लाख की क्यों है, तो अब इसकी वजह जान लीजिए। मॉडल Y RWD की अमेरिका में टैक्स के बाद कीमत 32 लाख रुपए है, जबकि भारत में इसका एक्स शोरूम प्राइस 60 लाख रुपए तक होगा। यानी ये कार भारत में 28 लाख रुपए ज्यादा महंगी होगी। जबकि मॉडल Y लॉन्ग रेंज RWD अमेरिका में 36 लाख रुपए की बिकती है, लेकिन भारत में ये 32 लाख रुपए ज्यादा महंगी बिकेगी। यानी इसे खरीदने के लिए 68 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कीमतों में ये बड़ा अंतर क्यों है, अब आपको बताते हैं। भारत में टेस्ला कारें CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में आयात की जा रही है। मतलब ये कि ये कारें पूरी तरह विदेश से तैयार होकर आ रही हैं, जिस पर सरकार 70 से 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। सवाल एक और भी है कि भारत में टेस्ला के आने से कार बाजार में क्या असर होने जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। यहाँ टेस्ला को बिजनेस करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इसकी कई वजह है। टेस्ला पहले ही गिरती बिक्री से परेशान है। 2025 की पहली तिमाही में बिक्री दुनिया भर में 60,000 यूनिट घटी है। दूसरी ओर चीन की कार कंपनी BYD 1 लाख से ज्यादा कारें बेचकर टेस्ला को रेस में पीछे छोड़ रहा है। तीसरा, आज ही वियतनाम की विनफास्ट कंपनी की कारों की बुकिंग भारत में शुरू हो गई है। इसने भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु के तुतिकोरिन में तैयारी कर ली है। विनफास्ट देश भर में 27 शहरों में शोरूम खोल रही है। टेस्ला की टक्कर BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी विदेशी ब्रांड से भी है। दूसरी ओर ईवी मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी टाटा मोटर्स है, जिसका 60% बाजार में दबदबा है। इसे टक्कर देना टेस्ला के लिए आसान नहीं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि किसी एक कंपनी के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, बल्कि ईवी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समग्र नीति ही अपनाई जाएगी। जाहिर है विदेशी कारों की रेस देश में एक बार फिर शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हुए अब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे की करेंगे, जो इस वक्त 3 दिन के चीन के दौरे पर हैं। आज चीन के तियानजिन में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक से पहले अचानक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी प्रकट हो गए। करीब 1 महीने से जिनपिंग पूरी दुनिया की नजरों से गायब रहे, लेकिन आज जब चीनी राष्ट्रपति सामने आए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये तस्वीरें भी सामने आ गईं। जयशंकर और जिनपिंग की इन्हीं तस्वीरों को देखकर आज कांग्रेस की त्योरियां चढ़ गईं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के चीन दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे लगता है चीनी विदेश मंत्री आएंगे और मोदी को चीन भारत संबंधों में हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे। विदेश मंत्री अब भारत की विदेश नीति को नष्ट करने के उद्देश्य से एक पूरी सर्कस चला रहे हैं। दरअसल चीन दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और भारत के रिश्तों में हुए हालिया सुधारों का जिक्र किया था, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके साथ विदेश मंत्री गलबहियां क्यों कर रहे हैं। और अब जनहित मंत्र में प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की यह खास पंक्तियां। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।